आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इमरजेंसी केयर ऑफ सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज। Injuries to the cervical spine can be devastating, often because they are fatal or result in the significant lifelong disabilities. आमतौर पे स्पोर्ट्स एक्टिविटी के दौरान या इवन कोई भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स होते हैं या आपको किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हमें स्पेशल उस पर नज़र रखना पड़ती है। सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी काफ़ी ज़्यादा सीरियस होती है और ड्यूरिंग उस इमरजेंसी सिचुएशन की मैनेजमेंट के दौरान अगर इसको हम सही से मैनेज नहीं कर पाते, सही से हैंडल नहीं करते हैं, तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग फेटल भी काज हो सकती है। स्पोर्ट्स इंजरीज के अंदर जो कोलिजन स्पोर्ट्स होते हैं सच एज फुटबॉल है या आइस हॉकी है या कोई भी ऐसे हाई रिस्क स्पोर्ट्स हैं जिसमें जिम्नास्टिक आ जाती है, रेसलिंग आ जाती है, तो वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज काज करती हैं। इन इंजरीज की आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो? प्रिवेंशन करने के लिए आपको प्रॉपर एजुकेशन देना पड़ेगी। एजुकेशन जो स्पोर्ट्समैन होंगे उनको भी देना पड़ेगी और आपकी अपनी टीम या इवन आम बंदे जिनको आप ट्रेन करते हो एज ए BLS या और चीज़ें, उनको भी प्रॉपर आपने एजुकेशन देना पड़ेगी। अगर आप सिंपली सिर्फ बात करते हो एज ए स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की, स्पोर्ट्समैन वगैरह की, तो वहाँ पे आप उनको अगर एजुकेशन देते हो और प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स प्रॉपर देते हो और टीच करते हो उनको प्रॉपर और सेफ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेक्निक्स, तो ये इंजरी काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज हो सकती हैं। एनाटॉमी सर्वाइकल स्पाइन की काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है और इस तरह से डिज़ाइन की हुई होती है कि ये लार्ज रेंज ऑफ मोशंस प्रोवाइड करे ऑल प्लेन्स पे। इवन काफ़ी ज़्यादा उसमें मूवमेंट्स मौजूद हैं ऑल प्लेन्स पे, फिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन स्पाइनल कॉर्ड को वहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। ये फंक्शन करती है इन पार्ट टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क ऑफ द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड टू प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड व्हिच इज हाउस्ड विद इन द कॉलम। इंजरी के मैकेनिज्म्स कौन कौन से हो सकते हैं? नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द एनाटॉमी ऑफ सर्वाइकल स्पाइन अलाउज, क्या अलाउ करता है वो? फ्लेक्शन, मेनली एक्सटेंशन, रोटेशन और लेटरल फ्लेक्शन, यही सारी वो मूवमेंट्स हैं जिसके अंदर वो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी का वहाँ पे बाइस बनती हैं। ऐसे वो सारे वो एथलीट्स जो कि सब्जेक्ट टू एक्सट्रीम्स ऑफ दीज पोजीशंस, जो मोशंस हमने ऊपर बात की है, इसकी अगर कोई भी एथलीट एक्सट्रीम पर जाता है तो वो हाई रिस्क पे होते हैं एक्सपीरियंस करने के परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिलिट, पैरालिसिस और डेथ। इंजरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से काज कर सकती है। कोई आपको किसी स्पोर्ट्समैन को वहाँ पे पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा भी हो सकता है इनडायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ द स्वेलिंग, कंप्रेशन स्पाइनल कॉर्ड, और वहाँ पर डिस्ट्रप्शन कर सकता है इसकी ब्लड सप्लाई को। अगर हाइपर एक्सटेंशन मैकेनिज्म है इंजरी का, तो पोस्टीरियर वर्टिब्रल स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो कंप्रेस्ड होंगे और एंटीरियर सॉफ्ट टिश्यू जो होंगे वो स्ट्रेच्ड होंगे। डिस्क की डिस्ट्रप्शन हो सकती है अलोंग विद कंप्रेशन ऑफ द इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स, या साथ में फ्रैक्चर भी हो सकता है ऑफ द पोस्टीरियर वर्टिब्रा। इनस्टेबली आपको इस तरह की इंजरी में सर्वाइकल स्पाइन पे मिलेगी अगर वहाँ पे लिगामेंट्स या किसी तरह कोई वर्टिब्रल फ्रैक्चर होता है। हाइपरफ्लेक्शन जो है वो काज करती है फ्रैक्चर टू द इंटीरियर बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, स्ट्रेचिंग और रप्चर ऑफ द पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल एंड इंटरस्पाइनस लिगामेंट्स, कंप्रेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड डिसरप्शन ऑफ द डिस्क। जिस तरह से हमने पहले डिस्कस किया था हाइपर एक्सटेंशन में, इसमें हाइपर फ्लेक्शन के अंदर भी इनस्टेबिलिटी हमेशा हमारा एक ये कंसर्न रहेगा। रोटेशन इंजरी जो है काफ़ी कम कॉमन होती हैं। इंजरी अकर विद रोटेशनल फोर्सेस मस्ट ऑफन मैनिफेस्ट देमसेल्व्स इन द अपर सर्वाइकल स्पाइन or in the lumbar. This mechanism may cause stretching or tearing of the ligament, subluxation, dislocation, and or fracture. Lateral flexion occurs when a force applied to side of the head. आमतौर पर ऐसे स्पोर्ट्स इंजरी जिसमें फुटबॉल वगैरह होता है, इसमें कभी आपने देखा हो कि साइड ऑफ हेड पे हिट किया गया हो। अक्सर बॉल को किक लगाते हुए उनका फुट जो होता है वो दूसरे बंदे को हेड के साइड पर लेटरल साइड से हिट कर जाता है, तो side of the head forcing the air towards the shoulder. Injuries from this mechanism would cause compression fracture of the vertebra on one side and stretching or tearing of the ligaments and muscle tissue on the opposite side. This may also lead to instability of the cervical spine. The amount of force necessary to cause injury with lateral flexion is generally less than that needed with extension or flexion injury. An axial load is
वन इन विच अ फोर्स इज अप्लाइड थ्रू द लेंथ ऑफ द स्पाइन। ऐसा कोई केस जिसमें एथलीट जो है वो स्ट्रक होता हो ऑन द टॉप ऑफ द हेड विद द बॉडी फिक्स्ड। इस तरह की इंजरीज में आमतौर पे कंप्रेशन फ्रैक्चर्स हमें मिलते हैं वर्टिब्रा के, साथ में हर्निएशन ऑफ डिस्क मिल सकती है और कंप्रेशन मिल सकती है फर्दर स्पाइनल कॉर्ड की। स्पाइनल कॉलम जो है वो वल्नरेबल है काफ़ी तरह की इंजरीज की, जो कि इन रिजल्टेंट आगे काफ़ी इनस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करती है। फर्दर डैमेज जो हैं सॉफ्ट टिश्यू के, जिसमें लिगामेंट्स हैं, मसल हैं, टेंडन्स हैं, वो फर्दर में एडवर्सली इफेक्ट स्टेबिलिटी ऑफ द स्पाइनल कॉलम अलाउ करते हैं आइदर अ डिसलोकेशन और सबलुकेशन ऑफ वन और मोर वर्टिब्रा टू अकर। फ्रैक्चर अगर हो जाते हैं बोन स्ट्रक्चर्स के तो फर्दर काज कर सकते हैं इन स्टेबिलिटी। इन एडिशन शार्प बोन सेगमेंट्स अगर ये फ्रैक्चर के बाइस लेसरेट कर जाते हैं तो वो ट्रांजेक्ट कर सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड को, रिजल्ट करते हैं इन दी एंड परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, इवन डेथ भी वहाँ पे काज कर सकते हैं अगर उनका इंजरी का लेवल काफ़ी ज़्यादा ऊपर का है, जिसके बाइस ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना शुरू हो जाती है। Cervical injuries to the spinal cord can occur from a variety of mechanisms and may be categorized as either primary or secondary. Primary injuries जो होती हैं वो आपका direct result of a traumatic event which the effects are immediate, like compression हो गया, stretching है, transition of spinal cord है. This will have an immediate impact on the function of the nervous system distal to the site of injury. कुछ आपकी प्राइमरी इंजरीज जैसे कि न्यूरोप्रेक्सिया है वो टेम्परेरी होती है नेचर में, और दूसरी जो होती हैं कुछ पार्शल होती हैं और कुछ टोटल ट्रांजेक्शन भी हो सकती है जो कि परमानेंट की तरफ जा सकती हैं। प्राइमरी इंजरीज जो हैं इमीडिएट इफेक्ट करती हैं द फंक्शन एज द रिजल्ट ऑफ कंप्रेशन, स्ट्रेचिंग है, लेसरेशन या कंकशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, जबकि सेकेंडरी इंजरीज जो हैं जो कि डिलेड इफेक्ट आपको मिलता है फंक्शन के ऊपर यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोग्रेसिव और ऑनगोइंग इश्मिया की वजह से। इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड कंट्यूजन है, स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर किसी तरह की कोई अगर हेमरेज होती है, ब्लीडिंग हो रही है तो वो भी सेकेंडरी इंजरीज में आ जाएंगी। न्यूरोप्लेक्सिया आप लोग पहले कभी पढ़ चुके हो, फिर से हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉमनली इसको हम स्ट्रिंगर्स या बर्नर्स बोलते हैं। दिस इंजरी टिपिकली इन्वॉल्व्स आइदर स्ट्रेचिंग और अ compression of one or more nerves of the brachial plexus as a result of the combination of the cervical and shoulder girdle motions। आमतौर पे जो cervical की shoulder की girdle के ज़्यादा स्ट्रेचिंग हो जाए स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर किसी वजह से, या आरटी के अंदर किसी ट्रॉमा के अंदर काफ़ी ज़्यादा उसमें मूवमेंट हो जाती है, स्ट्रेच हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी इंजरी काज कर सकती है। तो जो फोर्स इम्पार्ट करेगी टू नर्व वो क्रिएट करेगी टेम्परेरी डिस्ट्रप्शन ऑफ द नर्व फंक्शंस। डिफरेंस कैसे हम इसमें देखेंगे वो बताते हैं आगे। साइनस सिम्टम्स इंक्लूड द फॉलोइंग। इमीडिएट आपको ऑनसेट मिलेगा वहाँ पे बर्निंग पेन का, नमनेस का या टिंगलिंग का इन दी सुप्राक्लेविकल रीजन दैट टिपिकली एक्सटेंड्स डाउन इनटू द आर्म, समटाइम्स एज फार एज द हेड। ठीक है, कुछ डिग्री जो है मोशन की, सम डिग्री ऑफ फंक्शन डिस्ट्रप्शन इन दी शोल्डर एंड आर्म मैनिफेस्टिंग अलोंग कंटिन्यू ऑफ द माइल्ड वीकनेस टू कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन। कुछ हो सकती है मगर लाजमी नहीं है कि हमेशा आपको मोटर फंक्शन ऑफ लॉस मिले। सर्वाइकल स्पाइन की जो रेंज ऑफ मोशन है टिपिकली पेन फ्री होती है, इसके अंदर वो फुल होती है। दो मेन आपको कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते हैं स्टिंगर के जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं इसको फ्रॉम द मोर सीरियस इंजरीज टू द स्पाइनल कॉर्ड। साइन ऑफ सिम्टम्स जो हैं स्टिंगर के आर यूनिलेटरल। सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो हमने इसकी पूरी बात की है उसके जो हमें साइन ऑफ सिम्टम्स मिलते हैं वो मेनली यूनिलेटरल होते हैं और सिर्फ अपर एक्सट्रीमिटी में होते हैं। बायलेटरल साइन ऑफ सिम्टम्स और साइन ऑफ सिम्टम्स डेट आर फील्ड इन द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, दोनों तरफ आपको साइन ऑफ सिम्टम्स मिल रहे हैं दोनों बाजों में, या आपको अपर एक्सट्रीमिटी में या लोअर एक्सट्रीमिटी में सेम साइड पे अगर ऐसे कोई साइन सिम्टम्स मिल रहे हैं तो ये नहीं है स्टिंगर, तो ऑफ द सेम साइड आर नॉट कंसिस्टेंट विद द स्टिंगर एंड शुड बी रिगार्डेड एज वेरी सीरियस। ये कोई और मसला हो सकता है कि न्यूरोप्लेक्सिया के अलावा कोई और इंजरी वहाँ पे मौजूद है, तो उसको सीरियस लेते हुए हमें उसको लोकेट करना पड़ेगा। साइनस सिम्टम्स जो हैं वो ट्रांजिएंट हैं, यूजुअली लास्टिंग अ फ्यू सेकंड से लेके वो कुछ मिनट्स तक जा सकते हैं। साइनस सिम्टम्स दैट परसिस्ट लॉन्गर देन सेवरल मिनट्स शुड बी रिगार्डेड एज मोर सीरियस। ये दो पॉइंट्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश करते हैं और दूसरी इंजरी से न्यूरोप्लेक्सिया को।
ठीक है। Transaction of the spinal cord occurs when the spinal cord is either completely or partially severed. A complete transaction is one in which the spinal cord is totally cut and the ability to send and receive nerve impulses is therefore entirely lost. ट्रांजिशन हो सकती है स्पाइनल कॉर्ड की, डिपेंड करता है वो कैसे होती है। आया कोई ब्लंट कोई चीज़ ऐसी नुकीली चीज़ वो लगी है जाके, या कोई फ्रैक्चर हुआ और वो जो फ्रैक्चर है उसका कोई एज जाके आपका स्पाइनल कॉर्ड के अंदर लग रहा हो, तो वो पार्शली भी सेवर्ड हो सकती है और कम्प्लीटली भी हो सकती है। अगर कम्प्लीटली सेवर्ड हो जाएगी तो आपको जो रिसीव करने का और सेंड करने की एबिलिटी है इम्पल्सिस की, तो वो इंटायरली लॉस्ट हो जानी है। और अगर ट्रांजिशन इनकम्प्लीट है तो कुछ फाइबर्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड के वो रिमेन इंटेक्ट रहेंगे और अलो करेंगे कुछ फंक्शन, जिनके जो इंटेक्ट होंगे उसका फंक्शन वो अलो करेंगे। ठीक है। द अमाउंट ऑफ डिसेबिलिटी सफर्ड बाय विक्टिम इज डिटरमाइंड बाय द लेवल ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑन द स्पाइनल कॉर्ड। देखना पड़ेगा कि जो ट्रांजेक्शन हुई है उसका लेवल कौन सा है, वो C1 से है, C5 से है या उसके बाद से है। तो जहाँ से वो ट्रांजेक्शन होगी उसके बाद के जो फंक्शंस होंगे वो वहाँ पे आपको डिस्टर्ब मिल सकते हैं। ठीक है। ऑन फील्ड असेसमेंट ऑफ एन एथलीट विद पोटेंशियल सर्वाइकल स्पाइन इंजरी। सबसे पहले जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है, इस पॉसिबल अगर आप वहाँ पर देख सको आपको डिटरमाइन करें। ठीक है। उसके बाद जब आप मूव करते हो एथलीट के पास या किसी भी विक्टिम के पास, तो आपने डिटरमाइन करना है उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस इफ पॉसिबल, और आपने देखना है कि आया एथलीट मूव कर पा रहा है या नहीं मूव कर पा रहा। मैन्युअली स्टेबलाइज करना है हेड को और नेक को, जो भी इंजर्ड एथलीट होगा उसके। देन डिटरमाइन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस करने के बाद अगर आप देखते हो कि वो अनकॉन्शियसनेस के अंदर है, तो आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो भी अवेलेबल होंगी आपके पास। उसके साथ साथ आपने चेक करना पड़ेगा उसके एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशंस। तो एबीसी को चेक करने के लिए शायद आपको वहाँ पे उसकी पोजीशन इस तरह की हो कि आपको वहाँ पे रोलिंग करना पड़े उस एथलीट की, क्योंकि उसकी पोजीशन आप प्रोन भी हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं इन दी एंड। एक्टिवेट जब आप करोगे इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के दरमियान में आपको मैनेज करना पड़ेगा एयरवे, बिगन करोगे रेस्क्यू ब्रीदिंग अगर ज़रूरत है तो, और अगर CPR आपके पास टीम मौजूद है, एक्सपीरियंस मौजूद है, ट्रेनिंग मौजूद है, तो एज सुन एज पॉसिबल आप वहाँ पे स्टार्ट करोगे। अगर ये सारी चीज़ें आराम से आप मैनेज कर लेते हो और इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज अगर सीन पे नहीं पहुँचती हैं और आप देखते हो कि प्राइमरी सर्वे जो है सक्सेसफुली मैनेज हो गया है, तो फिर आप वहाँ पे सेकेंडरी असेसमेंट स्टार्ट कर सकते हो। मगर आपने ख्याल ये करना पड़ेगा कि ड्यूरिंग सेकेंडरी असेसमेंट थ्रू आउट ऑफ प्राइमरी जो सर्वे हम पहले कर चुके हैं वो आप कंटिन्यू दोबारा से बार बार चेक करते रहें। ऑन फील्ड सेकेंडरी असेसमेंट के अंदर क्या करना होगा, सबसे पहले पल्पेशन ऑफ नेक, इसके अंदर पेन, कोई ओवियस डिफॉर्मिटी आपको मिल रही है, किसी तरह कोई ब्लीडिंग या स्पॉजम। मोटर टेस्टिंग अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज की, सेंसरी टेस्टिंग अपर और लोअर एक्सट्रीमिटीज की, रीअसेसमेंट करना होगी आपकी बार बार वाइटल साइंस की, और कंटिन्यू करना पड़ेगा रीअश्योरेंस ऑफ द इंजर्ड एथलीट। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर एक मेन चीज़ आ जाती है कि जब हमने पहले भी बात की थी कि न्यूट्रल पोजीशन में आप हेड नेक को लेकर आते हो, सपोर्ट देते हो हाथ से, तो अगर हम रिटर्न करेंगे हेड को टू द न्यूट्रल पोजीशन, तो सब इट इज़ क्रिटिकल टू स्टॉप द मूवमेंट एट द फर्स्ट साइन ऑफ रेजिस्टेंस। अगर आप देखते हो आप न्यूट्रल पोजीशन की तरफ लेकर जा रहे हो और अगर आपको वहाँ पे कहीं पर कोई रेजिस्टेंस मिलती है पेशेंट की तरफ से, तो आपने फौरी तौर पे अपनी मूवमेंट को वहाँ पे रोकना है, क्योंकि अगर आप बार बार इस तरह के वो केसेस में आप उसको लेकर जाएंगे, न्यूट्रल करने की कोशिश कर रहे होंगे और झटके से पेशेंट्स को रोक रहा होगा इंक्रीज पेन की वजह से, किसी भी वजह से, तो फर्दर डैमेज कर सकता है स्पाइनल कॉर्ड कॉलम को या स्पाइनल कॉर्ड को। फर्दर जो इंडिविजुअल्स होते हैं विद स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में लूज देयर एबिलिटी टू मेंटेन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, चेंजेस में बी नोटेड ड्यूरिंग एवोल्यूशन स्पेशली बिलो द लेवल ऑफ इंजरी। मैनेजमेंट के अंदर लॉग रोल मेथड, ये सारे वो मेथड्स हैं जो कभी आप लोगों ने शायद BLS की वर्कशॉप्स अटेंड की होंगी या इससे रिलेटेड कोई और वर्कशॉप अटेंड की होंगी, तो शायद इसमें आप लोगों को पहले बताया जा चुका हो। इसके अंदर सारी कमांड जो भी होती हैं वो जो मेन रेस्क्यूअर होता है जो कंट्रोल करता है, हेड ऑफ एथलीट की तरफ से कमांड आती हैं, एथलीट को पोजीशन करते हैं विद आर्म ओवर दी हेड स्ट्रेट लेग के साथ,
जो स्पाइन बोर्ड्स होते हैं उनको पोजीशन कर दिया जाता है। एथलीट जो है वो रेस्ट कर लिया जाता है बाय दी रेस्क्यूअर्स जो भी मौजूद हैं ऑन कमांड। कमांड कौन देगा? जो एथलीट हेड साइड पे होगा, मेन एथलीट, वो वहाँ पे कमांड देगा। ऑन कमांड द एथलीट केयरफुली रोल्ड towards the rescuers until the command to stop is given. The athlete is held against the rescuer's thighs. इसकी पिक्चर आगे होगी, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे स्पाइन बोर्ड रखा गया है, ये सारे रेस्कर्स वगैरह मौजूद हैं। ये वो मेन बंदा है जो कि हेड साइड पे यहाँ पे मौजूद है। ये यहाँ पे कमांड देगा, हेड को उसने पकड़ा हुआ, न्यूट्रल किया हुआ। जैसे ही कमांड देगा इसको इस तरह से साइड लाइन में लेकर जाया जाएगा सारे एथलीट्स की मौजूदगी में, और दूसरा बंदा जो यहाँ पे मौजूद है वो स्पाइन बोर्ड को उसके नीचे कर देगा। देन वापस हेड साइड से कमांड आएगी और सारे के सारे इसको वापस स्पाइन बोर्ड के ऊपर ला के लॉक कर देंगे। उसके बाद आता है स्ट्रेडल मेथड। सारी कमांड जो है वो जो रेस्क्यूअर कंट्रोलिंग द हेड ऑफ द एथलीट है वहाँ से आएंगी। एथलीट्स को पोजीशन बनाना पड़ेगी उसकी स्ट्रेट लेग के साथ, आर्म एज साइड। Rescuers and the spine board are positioned. The athlete is carried with the rescuers on command. The athlete is carefully lifted. इसके अंदर सिर्फ फ़र्क ये है कि इसमें हमने सिर्फ से पहले वाले में, अगर आपको याद हो तो हमने सिर्फ इसको साइड लाइन में ले जाके रोल किया था। इसके अंदर हमें इसको उठाना होता है। कुछ भी कोई ऐसी वजह जिसके बायस हम उसको यहाँ पे टिल्ट नहीं कर रहे, रोल ओवर नहीं कर पा रहे, तो उसमें हम यहाँ पे यूज़ करते हैं मेथड। तो ऑन कमांड एथलीट इज केयरफुली लिफ्टेड straight up until the command to stop is given. The spine board is positioned. On command, the athlete is carefully lowered back down to the spine board. ये पोजीशन है, कंट्रोल कर रहा है। ये इस तरह की फर्दर एथलीट्स की पोजीशन होगी। सबसे आखिर में फुट साइड पे ये स्पाइन बोर्ड लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। हेड साइड से कमांड आएगा, इसको यहाँ से लिफ्ट किया जाएगा, स्पाइन बोर्ड प्लेस किया जाएगा, वापस कमांड आएगी और उसको यहाँ पे वापस डाउन कर दिया जाएगा। फिर बात आती है लॉग रोल फ्रॉम दी प्रोन पोजीशन। फिर से उसमें बात कर रहे हैं कि जितनी भी कमांड्स हैं कम फ्रॉम दी रेस्क्यूअर कंट्रोलिंग द हेड ऑफ द एथलीट आर्म एंड लेग्स आर केयरफुली स्ट्रेटेड एज डायरेक्टेड। स्ट्रेट कर दी जाएंगी इसको। 3 or 4 rescuers are positioned on the side of the direction of the roll with the spine boards lying against their upper legs. One rescuer is positioned on the opposite side of the athlete to help the control of the roll and help to prevent the athlete from the sliding as the board is lowered. ऑन कमांड इसी तरह से होता है जिस तरह से ये आपको ऐसे नज़र आ रहा है। से फॉर एग्जांपल अगर ये वहाँ पे प्रोन पोजीशन में है, ठीक है, प्रोन से इसको साइड लाइन में लेकर आएंगे, देन डाउन इनटू द स्पाइन बोर्ड करेंगे। The position of the head is related to the trunk is maintained throughout the roll. The spine board is carefully lowered to the ground. The head can then be slowly and incrementally returned to a neutral position as discussed earlier. और जैसे हम शुरू में डिस्कस कर चुके हैं, एक रिजिड सर्वाइकल कॉलर जो है वो हम आप पे अप्लाई कर सकते हैं। और इन केसेस वेयर द एथलीट इज वेयरिंग अ हेलमेट द फेस मास्क शुड बी रिमूव्ड। अब ये हमारे पास मेन जो एक चैलेंज आ जाता है, वो चैलेंज ये आ जाता है कि जो हेलमेट है या शोल्डर पैड्स वगैरह उन्होंने अगर पहने हुए होते हैं तो वो रिमूव करना काफ़ी ज़्यादा हमारे वहाँ पे चैलेंज बन जाता है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो एथलीट है कोशिश करनी है कि वो मस्ट बी सुपाइन में हो, और हमें ये देखना पड़ेगा कि फेस मास्क ऑलरेडी हैज़ बीन रिमूव, और अगर रिमूव नहीं हो सकता तो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि रिमूव इक्विपमेंट किस तरह से हमें राइट अवे करना पड़ेगा सेफली। While lead rescuer maintains manual stabilization, the second rescuer, इसके अंदर आप ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो सर्वाइकल स्पाइन है उसकी आपने मोबिलिटी और उसको मेंटेन करना, आपने कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना उसको। ठीक है, तो फर्स्ट जो बंदा हेड साइड पर मौजूद है वो थ्रू आउट हेड और नेक को स्टेबलाइज करके खड़ा रहेगा, और जो सेकंड रेस्क्यूअर होगा वो क्या करेगा, वो कट करेगा फ्रंट ऑफ द जर्सी फ्रॉम द वेस्ट टू द नेक, फ्रंट से कट करेगा फर्दर स्लीव्स ऑफ द जर्सी फ्रॉम आर्म होल्स टू द नेक। उसके बाद रिमूव करेगा वो जर्सी, देन कट्स ऑल शोल्डर पैड स्ट्रैप्स एंड और स्ट्रिंग्स। शोल्डर पैड्स के कोई भी अगर वहाँ पे स्ट्रैप्स हैं या स्ट्रिंग्स हैं तो वहाँ से वो कट कर देगा उनको, और फर्दर कट करेगा एनी एडिशनल कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो कि अटैच होगा बोथ ऑफ दी शोल्डर पैच के साथ या हेलमेट का।
फर्दर अगर उसने चिन का कोई ऐसी वो चीज़ पहनी हुई है, हेड से कोई पहना हुआ जो कि उसकी हेलमेट वगैरह का चिन स्ट्रिप आ रही हो या कुछ, तो उसकी वो चिन स्ट्रिप भी वहाँ से कट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में अगर उसमें देखना पड़ेगा कि अगर जो हेलमेट है वो यूज़ करता है इंटरनल एयर ब्लेडर एज अ पार्ट ऑफ द फिटिंग सिस्टम, तो हमें वहाँ पे ब्लेडर को डिफ्लेटेड करना पड़ेगा, उसमें से हवा निकालना पड़ेगी। वाइल सेकेंड रेस्क्यूअर ने देखो हमने वहाँ पे फिर बात की थी, हमें यहाँ पे एज अ टीम काम करना पड़ेगा। फर्स्ट जो हेड साइड पे आपके पास रेस्क्यूअर मौजूद है, आपके पास टीम मौजूद है अच्छी खासी, तो जो हेड साइड पे मौजूद है वो तो सर्वाइकल स्पाइन को मेंटेन करके बैठा हुआ है। सेकंड जो आपके पास एथलीट मौजूद था उसने फौरी तौर पे ये सारे काम किए जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं। शोल्डर जो उसके ब्लेड जो पेड्स वगैरह थे उनके ब्लेड्स वगैरह काटना, सब चीज़ें, ठीक है। फर्दर जो एथलीट ट्रेनर होगा दूसरा, वो शुड बी प्रिपेयर फॉर दी करेक्ट टूल्स टू परफॉर्म दिस प्रोसीजर इफ द एथलीट्स इन देयर केयर आर दी यूजिंग दिस टाइप ऑफ हेलमेट। कोई इस तरह का हेलमेट ले रहे हैं तो उसमें आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा कि जो ब्लेडर मौजूद है एयर का, उसमें से एयर निकालना पड़ेगी। और इसके साथ साथ अगर देखोगे वहाँ पे चीक पैड्स मौजूद हैं हेलमेट के अंदर, तो चीक पैड्स को वहाँ पे हेलमेट के अंदर से रिमूव करना पड़ेगा यूजिंग अ टंग ब्लेड की टाइप है, या कोई और आपके पास कोई फ्लैट इस तरह का या स्टिफ ऑब्जेक्ट मिलता है तो उसकी मदद से आप कोशिश करोगे कि वो निकालो, मगर उसमें आपको ख्याल ये करना पड़ेगा कि वो एथलीट के फेस को ना टच करे, कट ना कर दे फेस को, ठीक है। उसके बाद जो होगा फर्स्ट रेस्क्यूअर के बाद जो सेकंड रेस्क्यूअर आपके पास मिलता है वो क्या करेगा, उसके बाद के पोजीशन करेगा अपने हाथों को, एक हाथ उसका होगा ओवर टू टेक ओवर मैनुअल स्टेबलाइजेशन, एक हाथ जो उसका होगा वो पोस्टीरियर सर्वाइकल स्पाइन पे होगा, ठीक है, जो कि ऑक्सीपिट है। और दूसरा जो होगा वो जा ऑफ द एथलीट पे होगा जो इंजर्ड है उसके। बाकी जो भी आपके पास रेस्क्यूअर्स मौजूद हैं वो पोजीशन करेंगे देमसेल्व्स टू लिफ्ट द टॉर्सो ऑफ द इंजर्ड एथलीट, टॉर्सो मतलब अपर बैक वगैरह जो है वो, ऑफ द इंजर्ड एथलीट एज अ यूनिट ऑन कमांड। These rescuers must be sure that their hand placement will not interfere with रिमूवल ऑफ दी शोल्डर पैड। क्यों? क्योंकि लिफ्ट करने के बाद हम उसके शोल्डर पैड्स के स्ट्रिप्स वगैरह वैसे ही काट चुके हैं, तो उसको जब लिफ्ट करेंगे वो एथलीट को, रेस्क्यूअर्स जो हैं एथलीट को लिफ्ट करेंगे, तो उसके बाद सेकंड जो हमारे पास रेस्क्यूअर मौजूद है वो वहाँ से शोल्डर पैड्स को रिमूव करेगा उसके बाद। तो ऐसा ना हो कि बाकी जो रेस्क्यूअर्स मौजूद हैं उनके हाथ जो हैं वो फंसे हुए हों शोल्डर पैड्स के अंदर, तो वो शोल्डर पैड्स वहाँ से रिमूव नहीं हो पाएंगे, वहाँ से जर्क आने का चांस होगा। तो उसको लिफ्ट करने से पहले बाकी रेस्क्यूअर्स इस चीज़ को कंफर्म करेंगे कि शोल्डर पैड्स उनके हाथ से आज़ाद हों। इसमें हमें एक चीज़ और देखना पड़ेगी कि हमने शुरू में बात की थी कि जो कमांड देता है वो हेड साइड से जो भी बंदा मौजूद है जो कि हेड और नेक को कंट्रोल कर रहा है वो ज़्यादा देता है। यहाँ पे लिफ्ट करने के बाद आपने, जिसमें हमने पहले बात की थी, यहाँ पॉइंट नंबर 5 में जो सेकंड रेस्क्यूअर है वो फर्दर अपने आप को और पोजीशन करता है अपने हेड को टू टेक ओवर द मैनुअल स्टेबलाइजेशन ओवर वन हैंड एट द पोस्टीरियर सर्वाइकल स्पाइन जो कि ऑक्सीपिट है एंड अदर एट द जॉ ऑफ द एथलीट। तो सेकंड रेस्क्यूअर भी तकरीबन वही काम कर रहा है जो कि फर्स्ट रेस्क्यूअर वहाँ पे मौजूद है और वो कर रहा है। हमें फिर जो फर्दर उठाने के बाद डायरेक्शंस मिलेंगी वो मिलेंगी सेकंड रेस्क्यूअर से। सेकंड रेस्क्यूअर जो है अज्यूम करेगा प्राइमरी कंट्रोल ऑफ द मैनुअल स्टेबलाइजेशन एंड बिकम्स कमांड गिवर। द टॉर्सो ऑफ द एथलीट इज केयरफुली लिफ्टेड सेवरल इंचेस एंड स्टिल हेल्ड। उसके बाद बताएंगे जो फर्स्ट रेस्क्यूअर है केयरफुली रिमूव करेगा एथलीट के हेलमेट को, नेक हेड उसने कंट्रोल किया हुआ है सेकंड रेस्क्यूअर ने। अब हमें शोल्डर पैड के बाद हमें रिमूव करना है हेलमेट, तो फिर क्या होगा कि जो फर्स्ट रेस्क्यूअर है वो केयरफुली रिमूव करेगा एथलीट के हेलमेट को बाय जेंटली पुलिंग दी साइमल्टेनियसली, पुल भी करेगा और साइमल्टेनियसली रोल भी करेगा हेलमेट को स्लाइटली फॉरवर्ड एज इट इज पुल्ड ऑफ, जब तक ये पुल नहीं होता, ठीक है। इट इज नॉट रिकमेंडेड that the sides of the helmet be pulled outwards during the helmet removal। अक्सर क्या होता है कि अब हेलमेट रिमूव करने के लिए हम साइड से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहे होते हैं, नहीं आएगा अंदर से लॉक है, फिर वो क्या करेगा कि जो एक नॉर्मल हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम जो उसके साइड्स हैं उसको अपने हाथ उसमें डाल के साइड्स में उसको थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे और खींचने की कोशिश करेंगे। तो उसमें बताया गया है कि अगर जब भी आप साइड से उसको एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे हेलमेट को, तो उसको एक्सपेंड करने के नतीजे में उसके फ्रंट से और बैक से वो टाइट हो जाएगा।
ठीक है, तो पुल जब करेंगे आउटवर्ड ड्यूरिंग द हेलमेट रिमूवल, अगर इस तरह से आपने किया तो बिकॉज ऑफ दिस टेंड्स टू टाइटन द हेलमेट एट द फोरहेड एंड ऑक्सीपिट। तो हमें कोशिश ये करनी है हेलमेट को उतारें किस तरह से, बाय जेंटली पुलिंग, साइमल्टेनियसली उसको अपने साथ साथ उसको हल्का हल्का सा रोल भी करते रहना है स्लाइटली फॉरवर्ड। फर्स्ट रेस्क्यूअर जो होगा देन फिर वो क्विकली पुल कर लेगा द शोल्डर पैड्स आउट ऑफ द beneath द एथलीट, ठीक है, जो कि हमने पहले बात की थी, उसको ऊपर उठाते वक्त कि जो दूसरे रेस्क्यूअर्स थे उनके हाथ के अंदर वो शोल्डर पैड्स वगैरह ना आ जाएं। अब फर्स्ट रेस्क्यूअर ने क्या किया, हेलमेट भी उतार दिया, उसके साथ साथ वहाँ पे उसके शोल्डर पैड्स में मौजूद थे beneath एथलीट, वो भी वहाँ से रिमूव कर दिए। देन ऑन कमांड द एथलीट इज केयरफुली लोअर्ड बैक टू द ग्राउंड। The first rescuer reassures control of manual stabilization and management of the athlete's condition of जो athlete condition है वो continues। ये है इमरजेंसी केयर ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन इंजरीज। टॉपिक तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।